हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्निंग स्टोरीज। तो अभी तक हमारा जो फोकस था वो ऐसा था कि जो लेडीज घर पे हैं उन्होंने कैसे एक न्यू प्रोफेशन खुद के टैलेंट देखते हुए, मगर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता लड्डा। तो इनकी स्टोरी थोड़ी अलग है। एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशन 30 साल तक इन्होंने फॉलो किया एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, और फिर इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे काफी सारे टैलेंट्स हैं, मेरी हॉबीज हैं जिनको शायद मैं उतना जस्टिस अभी तक दे नहीं पाई हूँ। तो एक प्रोफेशन से अपन दूसरे प्रोफेशन पे स्विच भी हो सकते हैं, जो अपने को वैसे सोचने में ऐसा लगता है कि एक डिफिकल्ट चीज है। जो अपनी एक रिटायरमेंट की एज रहती है तब अपन एक न्यू एडवेंचर शुरू कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। और इसी तरह अपन आज इनकी जर्नी के बारे में और इनका जो प्रोफेशन है उसके बारीकियां देखेंगे। तो कैसे आपको लगा कि अपन ने एक मैरिज काउंसलर या लोगों को एक हैप्पी मैरिज देने के बारे में सोचना, लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन ने सॉल्व करते जाना? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन वर्षा। जैसे आपने बताया कि मैं 30 साल से गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो पूरे टाइम महिलाओं के साथ काम किया और इस जर्नी में मैंने देखा कि हर महिला को, चाहे वो किसी भी स्टेज की, लाइफ की स्टेज में हो, किसी भी परेशानी से आए हो, लेकिन वो गायनेकोलॉजिस्ट समझ के मेरे साथ अपनेपन से वो हमसे बात करती हैं। और ज़्यादातर सबने अपने रिलेशनशिप इश्यूज डिस्कस किए। उनसे पूछो आप कैसे हो, तो कई बार वो महिला की आंख में आंसू आ जाते थे। वो मुझसे बात करने में सेफ महसूस करते थे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। और बातों बातों में मैं उन्हें कभी कुछ बता देती थी, अच्छा आप ऐसा सोच के देखो, ऐसा करके देखो, और फिर उससे उन्हें फायदा हुआ। तो इस तरीके से मुझे लगा कि हाँ, मैं महिलाओं को, विमेन को उनकी मैरिज हैप्पी बनाने में हेल्प कर सकती हूँ, कोचिंग दे सकती हूँ। कोचिंग दे सकती। तो क्योंकि ये प्रोग्राम अपन लेडीज को एनकरेज करने के लिए रख रहे हैं कि आप में जो टैलेंट है उसको यूज करते हुए आप कोई प्रोफेशन स्टार्ट कीजिए, तो आपको क्या लगता है जैसे तुमको कि बेसिकली क्या क्या अपने में क्वालिटीज होना कि अपन इस तरह का प्रोफेशन अपना सकें? तो बेसिकली ऑनलाइन कोचिंग और खासकर लाइफ कोचिंग या रिलेशनशिप कोचिंग, हेल्थ कोचिंग, ये कोई भी प्रोफेशन में आने के पहले सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि उस व्यक्ति के अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो भावना होनी चाहिए कि उसे लोगों के लिए कुछ वैल्यू देना है, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। उसके बाद उसने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना एक एरिया या टॉपिक चूज करना चाहिए। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके आगे अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। लोगों के सामने खुल के आप एक्सप्रेस करें, बात करें। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। हो सके तो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस पे आपका प्रभुत्व होना चाहिए। और आपके पास मटेरियल्स में अगर देखें तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा लैपटॉप चाहिए और अच्छा वाईफाई कनेक्शन चाहिए, जो बेसिकली शायद सबके यहाँ पे अब होता ही है। और एक अपने में इच्छा है कि दूसरों को अपन हेल्प करें, उनको समझ पाएं और हेल्प करें। तो ये जो कोर्सेज हैं तो ये सब ऑनलाइन ही रहते हैं कि कुछ ऑफलाइन भी हैं, और इनके ड्यूरेशंस क्या हैं? और जब कोई करना स्टार्ट करे, उसे लग रहा है कि नहीं मुझे स्टार्ट करना है अभी इस तरह का कोर्स, तो कितना एक्सपेंडिचर उसने एक्सपेक्ट करना कि उसको लगेगा? हाँ, ये आपने अच्छा पूछा। तो ऐसा है कि बेसिकली कोई बहुत एक्सपर्ट है जिसको उस फील्ड में, समझो एक डाइटिशियन है, उन्होंने 10-15 साल किसी कॉलेज में पढ़ाया है न्यूट्रिशन के बारे में, तो उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे भी वो बिना और कुछ ट्रेनिंग कोचिंग लिए अपनी ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट एडवाइस दे सकते हैं, अपनी कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं, मेंबर्स को एनरोल कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो आगे ऑनलाइन बिजनेस के जैसा जब इसको शुरू करना है तो उनको
सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेंगी। मेन है उनको सोशल मीडिया पे अपने आप को विजिबल बनाना पड़ेगा, उसके लिए उनको डिजिटल मार्केटिंग की आना हेल्प चाहिए। लेनी पड़ेंगी। ये सब बेसिक एक्सपेंडिचर है। और आगे जाके अगर आपको अपना बिजनेस और बढ़ाना है तो फिर आपको फेसबुक एड्स पे भी खर्चा करना पड़ेगा। तो जैसा ये ऑनलाइन अपन ने कोर्सेज किए या अपन कोई फील्ड के एक्सपर्ट है और अपन अब चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस जैसा शुरू करें, तो लोगों तक कैसे पहुंचना चाहेंगे अपन कि लोगों को समझे कि ये पर्सन है जो अपने को अच्छे से कोच कर सकेगा इस फील्ड में। जैसा मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट आज की दुनिया में है सोशल मीडिया। से सोशल मीडिया विजिबिलिटी आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी। और जिस तरह का पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक या सब्जेक्ट को चूज कर रहे। दूसरे, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, मेल रहेंगे, विमेन रहेंगे, किस एज ग्रुप के रहेंगे, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, टीनेजर बच्चे हैं, ऐसे अलग अलग आपका हो सकता है। ये 2 चीज आप डिसाइड करके उस हिसाब से आपको अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनाना पड़ेगा और प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों को बता सकते हैं। मेन तो आपको वैल्यू ही देना है उस टॉपिक से रिलेटेड कि आप क्या क्या वैल्यू उनको दे सकेंगे, उनके क्या पेन पॉइंट और प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। और वो बार बार अगर देखेंगे तो फिर उनको इच्छा होगी कि अपने पास फिर वो आए, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप उनको डीएम के लिए इनवाइट कर सकते हैं कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, और फिर आप उनको अपने ग्रुप्स में इनवाइट कर सकते हैं। वहां पे फिर आप उनको अपना प्रोग्राम बता सकते हैं, वो खुद आपको कांटेक्ट करते हैं। फिर तो जैसे मैंने देखा आपका ब्लिसफुल बॉन्डिंग नाम से आपका प्रोग्राम है, और मैरिज को कैसे हैप्पी रखना है। हाँ, तो ये अपन ज्यादातर अभी सोचेंगे कि जो न्यूली मैरिड हैं और या जस्ट एक समझो 7-8 साल हुए और उनको जो प्रॉब्लम्स है वो, तो पहले की जो जनरेशन्स थी और अभी की जो जनरेशन्स है उसमें अपन देख रहे हैं कि काफी डिफरेंस है। एडजस्टमेंट्स के इश्यूज हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग ये हो जाते हैं। तो इन लोगों से डील करने के लिए क्या आपके पास कुछ मतलब स्पेशल टेक्निक्स हैं? देखो क्या है कि हम जब कोचिंग और काउंसलिंग में यही फर्क है कि कोचिंग में हम कोई उनको ज्ञान नहीं बांट रहे, वी आर नॉट प्रीचिंग एनीथिंग, बिकॉज ये जनरेशन को प्रीचिंग या कुछ पसंद नहीं है, बोला हुआ पसंद करो वो पसंद नहीं है। तो पहली बात तो कोचिंग के लिए वो पर्सन जब हमारे पास आता है, मतलब वो खुद अपने विलिंगली आ रहा है, अपने मन से आ रहा है। इसका मतलब वो खुद कुछ करना, एक्शन चाहता है अपने रिलेशनशिप के लिए। नंबर 2, हम कोचिंग में उनको ही रियलाइज कराते हैं कि उनको क्या चाहिए, और उनमें ही प्रश्न के बाद वो ही उत्तर निकालते हैं अपने अंदर से कि ये कैसे हो सकता है। उन्हें खुद ही अपनी गलतियां समझ आती है, हमें बताना नहीं पड़ता है। तो जब ये सब चीजें सामने आ जाती है तो वो खुद होके उस गलतियों को ठीक करना, उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए खुद ही एक्शन लेते हैं। मतलब उनको कभी ये फीलिंग नहीं आता कि मुझे कुछ ये उन पे जबरदस्ती लाद रहे हैं, या क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली अभी बच्चों के, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे रिश्तों को ठीक करने के, वो कैसे थे पुराने, की फैमिली वाले आके सब एक साथ बैठिए, उसको समझाओ, या फ्रेंड्स लोग, या फिर सीधे काउंसलिंग, थेरेपी। तो वो सब चीजों से उनको बहुत बॉग्ड डाउन लगता है कि एक ने एक जने को गलत साबित किया जाता है और एक को सही। हम कोचिंग में किसी को भी गलत नहीं साबित कर रहे। तो जो ये जनरेशन है, तो एक बेसिकली मतलब व्यूअर्स के हिसाब से कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं इस जनरेशन के मैरिज को लेके, मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं या बहुत कुछ डीप रूटेड बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनके? दोनों ही हैं। एक मेजर प्रॉब्लम है कि दोनों को टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों वर्किंग हैं, और वर्किंग में आज के जमाने में इवन जो लड़कियां हैं, विमेन है, वो भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने प्रोफेशन करियर के प्रति। तो टाइम नहीं होने का दोनों को इशू है। दूसरा इशू है उनको कि
आज के जमाने में जो बड़े बड़े शहरों में अलग मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज में सिर्फ कपल्स रह रहे, तो घर के कामकाज का बंटवारा, उसमें बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा ट्रेडिशनल मेल सुपीरियरिटी चल रहा है, ज्यादा घर के काम लड़कियों ने करना है। चाहिए। तीसरा, फाइनेंसेस का मैनेजमेंट, क्योंकि दोनों कमा रहे हैं तो कई बार उसमें भी अगर उन्होंने प्रॉपर पहले से डिवीजन नहीं रखा है, बातचीत नहीं की है, तो ये आ सकता है। उसके बाद पेरेंटिंग बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि बच्चे कम हैं और हर कपल उस बच्चे को अच्छा से अच्छे बनाने के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। उनकी एम्बिशंस शायद ज्यादा हैं बच्चों के प्रति, और हस्बैंड वाइफ के आइडियाज भी पेरेंटिंग को लेकर कभी कभी बहुत क्लैश हो जाती है। तो ऐसे कोई आपको याद है कोई जिसको काफी प्रॉब्लम्स थे? कई बार ऐसी रहती चीजें जो अपने को याद रह जाती हमेशा के लिए, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि आपने काउंसिल किया और पूरी जिंदगी उस पर्सन की बदल गई और वो हमेशा आपकी याद में रहेगा? कोई, मैं विमेन को ही कोच करती हूँ, लेकिन शुरुआत में ये पर्सन मेरे पास आया था और वो आईटी प्रोफेशनल है, साउथ इंडिया से, बहुत अच्छी पोजीशन पे, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान था, अपनी पत्नी के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान था। मेरी कोचिंग के बाद मैंने कभी भी उसको ये तो एक भी बार नहीं जताया कि उसकी पत्नी बहुत गलत कर रही है, छोड़िए, लेकिन उसको अपनी पत्नी को समझने में, कि वो जो भी बिहेवियर उसका है, उसकी वाइफ का, उसको समझने में उसको बहुत ज्यादा ओपनिंग्स मिली और फिर वो अपना बिहेवियर चेंज कर पाया उसके साथ डील करने में। तो इस तरीके से वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी मेंटेन हो पाई। हाँ, और वो डिवोर्स के इसमें मतलब आया था मेरे पास कि अब मैं डिवोर्स ही लूंगा, लेकिन अब वो पिछले 2 साल से दोनों कनाडा शिफ्ट हो गए एंड बहुत खुश है। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है इस तरीके से। हाँ, तो वही मेरा एक प्रश्न था कि अपन उसके लिए आपने भी काफी मेहनत की, कोचिंग्स लिए वगैरह, और अब जब काउंसलिंग करती हैं, लोगों की खुशी देखती है, तो खुद को कितना सेटिस्फेक्शन अपने को इस प्रोफेशन में मिल रहा है? बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैंने ये एरिया ही इसलिए चूज किया क्योंकि देखो, आप मानेंगे कि रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा है मतलब मैरिटल रिलेशनशिप, फैमिली का, तो आपके लाइफ के हर एरिया अच्छे चलते हैं। आपका करियर, आपकी सोशल लाइफ, आपका विजन आगे के लिए, प्रोग्रेस, पर्सनल ग्रोथ, हर चीज में अगर आप घर में आपके खुटपुट चलती रहती है, तो फ्री माइंड से आप बाकी एरिया में कहीं बाहर का आउटपुट भी अपना कम हो जाता है। इम्पैक्ट पूरे एरियाज में होता है। और मेरी खुद की शादीशुदा जिंदगी को अभी 37 इयर्स हो गए, तो वो जो भी मैंने सीखा कि पहले मैं कैसी थी, उस रिलेशनशिप को नहीं ठीक कर पा रही थी, फिर मैंने कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस और फेमिनिन एनर्जी को अपनी डेवलप करके उस रिलेशनशिप को करके यहाँ तक लाई, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें दूसरों को भी मिल सकती। और जैसे अपन इसको एज अ बिजनेस मॉड्यूल लोगों को बता रहे हैं, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए, अब आप कोचिंग करती है, उसमें जो प्लेजर है वो अलग बात है, बट एज अ बिजनेस जब लोग शुरू करेंगे तो उनको कितना सेटिस्फेक्शन उसमें से आउटपुट जो भी उसका आएगा इकोनॉमिकली रहेगा? तो पहले तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अगर हम अच्छे लेवल के कोच बनना चाहते हैं कि हमारे पास हाई टिकट वाले क्लाइंट आए, हाई पेइंग क्लाइंट आए, तो मिनिमम हमारी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में हमको मिनिमम 3 लाख तो खर्चा करना ही पड़ता है, और उसका हमें रिटर्न भी मिलता है क्योंकि फिर हमारे पास उस तरह के क्लाइंट आते हैं। तो अगर आप एक स्पेशलाइज्ड कोच है और 1-on-1 कोचिंग करते, मतलब आप एक ही क्लाइंट के साथ एक बार में आप बात करते हैं, तो आप इजीली 50,000, चलो नई शुरुआत के लिए 35,000 फॉर 3 months उसको आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये एकदम मिनिमम बताया। और ये विलिंग है लोग पे करने, क्योंकि उनकी जिंदगी का सवाल है वो। कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है, मतलब 1 लाख रुपीज से लेके 5 लाख तक लेने वाले लोग हैं अभी।
और लोग पे करने को और रेडी पे हैं। कर रहे हैं। तो आपने अगर इसको काफी अच्छे से किया है, स्टडी किया है और कंटिन्यूअसली खुद को अपन अपडेटेड रख रहे हैं, तो ये अच्छा बिजनेस मॉड्यूल बन सकता है। बिल्कुल। और अभी जैसे आपने कोविड के समय से इस चीज की शुरुआत की, Yes. तो लगभग 5 साल हो Yes, चुके हैं। हाँ। तो अभी आगे आप क्या चाहते हैं कि इसको कैसे इस फील्ड में ग्रो करें, और 5 इयर्स डाउन द लाइन खुद को कहाँ पाते हैं आप, कि क्या और अचीव करना चाहेंगे इस फील्ड में? तो अभी तो जैसे मैं 1-on-1 कोचिंग करती हूँ, अभी नेक्स्ट मेरा वेंचर है कि मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज रहेंगे डिजिटल। तो वो कोर्सेज आप अपने घर पे बैठ के कभी भी देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे कम्युनिकेशन पे कैसा रहना चाहिए हस्बैंड वाइफ में, फॉरगिवनेस क्या होती है, कैसी होती है। तो ऐसे में छोटे छोटे कोर्सेज रहेंगे। बनाऊंगी जो आप तो ये एक बिजनेस मॉड्यूल में कैसा है कि वो कोर्सेज अपने आप सेल होते रहेंगे। मैं कहीं भी हूँ, कोई भी काम में हाँ। हूँ, दैट इज अ प्ले स्टोर पे That is मिले a शायद earning वो, प्ले या, स्टोर पे या भी, कोई और प्लेटफॉर्म पे या दूसरे अवेलेबल रहेंगे। platforms पे, हाँ। हम्म। तो अर्निंग शुरू रह सकती है आपकी ऐसे। हाँ, तो लोग वो भी खरीद एक- के हाँ, उसको स्टडी कर वो सकते हैं। study। तो ये कोचिंग का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो इसी में हाँ। आगे आप काम करना चाहते हैं। यस यस। तो हमारे व्यूअर्स ने अभी सुना, काफी डिटेल्स में अपन ने ये प्रोग्राम देखा है। और आखिरी में अगर जो लोग चाहते हैं कि भाई इस फील्ड में हम आए, तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेंगी उनको? अगर आप के अंदर सही में जज्बा है लोगों को हेल्प करने के लिए, और आपके पास कुछ एक्सपर्टीज है, तीसरी बात कि आप लर्निंग के लिए तैयार हैं, खुद को भी सीखने के मोड में हमेशा हमें रखना होगा, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। आपका स्वागत है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री अभी बहुत आगे डेवलप हो रही है, उसका बहुत बूम आया है। और हर पर्सन से भी शायद आप एक एक चीज सीख पाएंगे जब किसी Yes. एक पर्सन को आप कोच करेंगे। तो मुझे लगता है व्यूअर्स जरूर इस बात का फायदा उठाएंगे, और जिनको स्टार्ट करना है बिजनेस, हम इनका नंबर भी पिन करेंगे आपके लिए। और जो यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, मेरी उनसे भी अपील रहेंगी कि जिनको हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, वो जरूर इनसे जुड़े और इस चीज का फायदा उठाएं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।